हेलो दोस्तों, कनेक्टिव एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों को एक नया सेशन लेके आए हैं। इसके पहले भी एक क्लास हुआ है, तो अब आप लोगों को इस हमारे कनेक्टिव एग्जाम चैनल पर जीएस की भी क्लास चल रही है। तो जीएस पे ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है। अभी तो आप लोगों को संविधान की क्लास चल रही है, उसके बाद और भी सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री और जियोग्राफी भी। इसके पहले हम मूल अधिकार भाग 3 में है, जो हम एक क्लास आप लोगों को क्वेश्चन और कुछ आप लोगों को उसमें सब कुछ बता दिए हैं। तो आप लोग अगर हमारी पहली क्लास ना आप लोग देखे होंगे तो आप लोग एक बार जाइएगा, क्लास को देखिएगा। तो चलिए, आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, भाग 4। ऐसे ही हम आप लोगों को डेली एक एक टॉपिक, एक एक भाग लेके हम आप लोगों को ये 20 दिन में लमसम एक खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक नए नए सीरीज को हम आगे लेके चलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, आइए। आज आपका टॉपिक है भाग 4 से, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भी बोला जाता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह आपके अनुच्छेद 36 से लेके आर्टिकल मतलब 36 से लेके 51 तक यह लिखा गया है। और यह क्यों भाग 4 की जरूरत क्यों पड़ी हमारे भारत राज्य को? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय सब कुछ समय असमानता थी। उस समय इतनी असमानता थी, तो उन असमानता को दूर करने के लिए हर अलग अलग राज्य में एक नियम लागू किया गया, जो कि हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भाग 4 की रचना की, जिसमें डीपीएसपी बोला गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जहां भी लोग पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आगे लाना और इसमें एक बराबर सबको समान करना। जहां जो जरूरत है सरकार, जैसे कोई एससी एसटी है तो उसको, वो बहुत लोग गरीब हैं तो उनको अलग से सहायता दिया जा रहा है। कोई विधवा औरत है तो उसको भी अलग से सहायता दिया जा रहा है। यहाँ पे पुरुष और महिला में भी बहुत अंतर है, तो महिला को भी उसमें संरक्षण दिया जा रहा है। तो उस सब में इसका यही मतलब है कि सबको एक बराबर लाना। राज्य के नीति निर्देशक तो मतलब यही है इसका, आप लोग ध्यान दीजिए, सबको एक समान करना। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, या आप इसे राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इसे लाया गया। राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इसे लागू किया गया। अब यह कौन लागू करता है? यह आपके सरकार, जो राज्य की सरकार होती है, अब स्टेट की सरकार होती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री है उन सबका दायित्व तो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कराना। तो यह भाग 4 कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के लिए स्थापना के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को लिखा गया संविधान में। तो आप लोग समझिएगा, आर्टिकल नंबर आप लोग को हम बताते हैं 36 से लेके 51 तक क्या है। तो आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहा गया है? परिभाषा। इसकी क्या कही गई है? परिभाषा के बारे में बताया गया है। आपके राज्य डीपीएसपी की क्या है? इसमें परिभाषा है। और आर्टिकल नंबर 37 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जैसे आप लोग मूल अधिकार में क्या होता था, अगर कोई मूल अधिकार आपका हनन कर लेता है या कहीं आपको यह महसूस होता है कि हमारा कोई हनन कर रहा है या हमें कोई तकलीफ दे रहा है, हमारा मूल अधिकार कोई हमसे छीन रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें आप न्यायालय जा नहीं सकते। इसमें न्यायालय का मतलब यह कहा गया, आप इसमें न्यायालय नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आप इसमें न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और आपके जैसे मूल अधिकार में क्या था, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपका कोई हनन करता है तो वहां जा सकते हैं। या न्यायालय विचारा ही नहीं, मतलब इसमें न्यायालय में आप ये डीपीएसपी का विचार नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर आपके 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बताया गया।
और आप लोग के 39 में 39 में यह बताया गया कि सभी के लिए क्या हो, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। क्या दिया जाए? सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। जैसे कोई भी किसी की कास्ट का हो, अगर कोई काम गरीब है या कोई अमीर है, तो अगर कोई एक समान कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा भी टीचिंग कर रहा है, एक दो लोगों को बीच में असमानता है, लेकिन काम दोनों के द्वारा एक ही किया जा रहा है, तो उनको क्या किया है? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। या जो महिला काम कर रहे हैं या पुरुष काम कर रहे हैं, दोनों अगर एक काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और 39 में क्या हुआ? 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता या विधि सहायता। इसमें क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ कहीं आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आप कोई विधि मतलब कानून के तहत कुछ कार्य करते हैं, तो आपको एक वकील की जरूरत पड़ती है या सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। तो यह राज्य का दायित्व है कि वो आपको निःशुल्क विधिक सहायता दिया जा सकता है, लेकिन आपको राज्य ही दे सकता है। वो अगर देगा नहीं तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा की बात की गई। आर्टिकल नंबर 37 में न्यायालय विचार नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आर्टिकल नंबर 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल नंबर 39 के निःशुल्क विधिक सहायता। यह कब जोड़ा गया? यह आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन या 1976 में यह क्या हुआ? जोड़ा गया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला आर्टिकल आता है 40। अब 40 आर्टिकल नंबर क्या है? यह क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना। इसमें क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत की स्थापना। इसमें और 2 अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम यह लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले में। सर्वप्रथम कहां पे लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में। तो एक गांव के विकास के लिए आपका आर्टिकल नंबर 40 है, ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया। और आर्टिकल नंबर आपका 41 आप लोग ध्यान दीजिएगा। 41 में क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में आप लोगों को सहायता है। 41 में कुछ दशाओं में सहायता। अब आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ दशाओं का मतलब यह है, जैसे कोई औरत विधवा हो जाती है, कोई आदमी या औरत वृद्ध हो जाता है, उन सब के लिए क्या है? कुछ सहायता दी गई है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। मतलब जैसे विधवा पेंशन, आप जैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आपका वृद्धा पेंशन, यह सब इसमें आता है। वृद्धा पेंशन या विकलांग है, विकलांग का पेंशन मिल रहा है। तो यह सब कुछ दशाओं में आप लोगों को सहायता दी जाती है। और आर्टिकल नंबर 42 में क्या है? आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें यह बताया गया मनुचित एवं प्रसूति महिला सहायता। अब इसमें देखिए, प्रसूति महिला की बात की गई है। अगर कोई भी महिला अगर कोई सरकारी जॉब कर रही है या प्राइवेट जॉब कर रही है, तो अगर वह गर्भवती है या मतलब उसको बीमार है, तो उसको छुट्टी दी जानी चाहिए। राज्य सरकार का आदेश है कि वह यह लागू करे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और आर्टिकल नंबर 43 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है? 43 में यह कहा गया है, कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। अगर कोई मजदूरी करता है तो उसको कम कम इतना मजदूरी दिया जाए कि वह अपना जीवन यापन कर सके। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, उसको इतना मजदूरी दिया जाए कि वह अपना जीवन यापन कर सके। इसे निर्वाह योग्य मजदूरी कहा गया है। और 43 के एम में आप लोगों को उद्योग प्रबंध की बात की गई है। जैसे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए उद्योग प्रबंधन की व्यवस्था है। उद्योग प्रबंधन की, यहाँ पर उद्योग प्रबंधन की इसमें व्यवस्था है। और उद्योग प्रबंधन यहाँ पे आर्टिकल नंबर कब जोड़ा गया? यह आपके 97 संविधान संशोधन
आपके यह जोड़ा गया 97 मतलब 97वां संविधान संशोधन 2011 में, 2011 में यह जोड़ा गया उद्योग प्रबंधन। और 43 के बी में सहकारिता, 43 के बी में सहकारिता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ ये है आपका 42वां संविधान संशोधन, 43 में से सहकारिता को 97वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2011 में। और यह जो उद्योग प्रबंधन है आपका 42वां ही संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में जोड़ा गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत की बात हुई है। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कहाँ लागू किया गया, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में। और आर्टिकल नंबर 41 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में सहायता, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। और आर्टिकल नंबर 42 में क्या गया, मनोचित एवं प्रसूति महिला सहायता। और आर्टिकल नंबर 43 में यह कहा गया कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाना चाहिए। और आर्टिकल नंबर 43A में यह कहा गया उद्योग प्रबंधन की व्यवस्था, इसमें कोई उद्योग लगाने की व्यवस्था सरकार करेगी। अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। और आर्टिकल नंबर 43 में यह कहा गया सहकारिता, जैसे यह होता है सहकारिता, यह मतलब है जैसे आप कोई कृषि का काम कर रहे हैं तो आप लोग एक टीम बना के अगर कोई आप सहकारी काम करेंगे तो रिजर्व करने के लिए कोई आप फ्रीजर या कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे रिजर्व करने के लिए, तो सरकार इसमें कुछ योगदान भी देगी, जिसमें सहकारिता जोड़ा गया। तो यह 97 संविधान संशोधन 2011 में से जोड़ा गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 का मतलब यह है समान नागरिक सिविल संहिता है। यह समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता। इसका मतलब यह आपके गोवा राज्य में लागू है। सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया, गोवा राज्य में, हर जगह लागू नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान, जो डीपीएसपी है यह राज्य का कर्तव्य है, यह लागू करे या न करे, इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन जहां तक है राज्य सरकार यह चाहेगी कि अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए इसे अधिकतर लागू करे। तो समान नागरिक सिविल संहिता या गोवा में दिया गया, इसका यह मतलब है कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, उसके लिए एक समान सबके लिए कानून बने। तो यह आपका आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक सिविल संहिता। और आर्टिकल नंबर 45 आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब निःशुल्क शिक्षा। इसमें यह बात की गई कि 0 से 6 वर्ष बच्चों को लो, राज्य सरकार का कर्तव्य है। जो आंगनबाड़ी का कार्यक्रम चलता है हमारे राज्य में, तो वह कहाँ से है, आर्टिकल नंबर 45 से ये 0 से 6 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। और आर्टिकल नंबर 46 आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 46 में आप लोगों को SC ST के लिए संरक्षण, SC और ST के लिए क्या है, संरक्षण है। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है, SC ST के लिए संरक्षण। जैसे आप लोग जानते हैं कुछ SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ आरक्षण, कुछ राज्य का भी संरक्षण है इन धर्म के लोगों के लिए। और आर्टिकल नंबर 47 आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 47 आपका पोषाहार स्तर, मतलब पोषाहार स्तर का मतलब यह है कि इसमें आप जो राज्य सरकार का कर्तव्य है, जैसे पोषाहार आप लोग जानते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो दिया जाता है पोषाहार खाने के लिए, तो यह सब क्या है कि इसमें पोषाहार स्तर के लिए कहा गया। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 47 में क्या है, पोषाहार स्तर एवं स्वास्थ्य सुधार। तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार का क्या है, इसमें कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को पौष्टिक आहार देने के योग्य समझा जाए, हर एक व्यक्ति को पौष्टिक आहार दिया जाए, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। स्वास्थ्य के लिए भी उनका व्यवस्था की जाए, हर एक व्यक्ति को पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की जाए। और आर्टिकल नंबर 48 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें आपका क्या क्या है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन,
कृषि एवं पशुपालन। और 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीव संरक्षण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण। तो यह कब जोड़ा गया? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला यह कहा गया 44 में समान नागरिक संहिता, इसमें यह बोला गया समान नागरिक संहिता, यहाँ सिविल नहीं होगा, सिविल मतलब नागरिक ही होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समान नागरिक संहिता होगा सर्वप्रथम कहाँ पे, इसमें कौन से राज्य में लागू? गोवा राज्य में लागू है। और 45 में 0 वर्ष से 6 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 46 में SC और ST के लिए क्या है? संरक्षण है। और 47 में पोषाहार स्तर एवं स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कराना यह राज्य का कर्तव्य है। और 48 में कृषि एवं पशुपालन, अगर आप कृषि से संबंधित कोई पशुपालन है, यह राज्य सरकार का भी कर्तव्य है, इसकी व्यवस्था करें। अगर आप कृषि या कुछ काम करना चाहते हैं तो जो भी योजनाएं चल रही है सरकार की कृषि की, आप उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं, इसका आप उचित उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार का अगर जो नियम है वह लागू है तो वह देने के लिए योग्य है तो देंगे, अगर नहीं दे रहे हैं राज्य सरकार तो आप उसके लिए न्यायालय या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और 48 में यह पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीव के लिए भी संरक्षण की बात की गई। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का 49 आप लोग और 3 और है। 49 में आप लोगों का राष्ट्रीय महत्व, स्मारक संरक्षण, स्मारक संरक्षण। तो इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में या इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत प्राचीन हमारे यहाँ स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हुआ, कुछ भी यहाँ ताजमहल और लाल किला और कुछ भी, मतलब यहाँ XY जो भी राष्ट्रीय महत्व स्मारक को बढ़ावा देता है कोई भी, तो इसके लिए राज्य का कर्तव्य है उसकी सुरक्षा करे, संरक्षण करे और उसको बचाए, उसका कोई नुकसान न करे। और आर्टिकल नंबर 50 में यह कहा गया, मतलब 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण एवं न्यायपालिका में पृथक्करण, न्यायपालिका पृथक्करण। इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मतलब यह है जो भी कोर्ट है, और जो न्याय कार्यपालिका है जो राज्य सरकार कार्य करती है कार्यपालिका है। तो इसमें क्या है, एक पृथक्करण की इसमें बात की गई। और आपका 51 नंबर है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा। तो इसमें देखिए आप लोग क्या कहा गया है, 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक संरक्षण की बात की गई, और आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण, और आर्टिकल नंबर 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो यह आपके DPSP थे, DPSP आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक इसमें आर्टिकल नंबर बताया गया है। और यह भाग किसमें आता है, भाग 4 में आता है। और यह कहाँ से लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसे लागू किया। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन की भी बताएंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आर्टिकल नंबर 36 में क्या बोला गया, परिभाषा की बात की गई, DPSP की परिभाषा की बात की गई। आर्टिकल नंबर 37 में न्यायपालिका आप नहीं जा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई। आर्टिकल नंबर 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। और आर्टिकल नंबर 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता। लेकिन कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, ग्राम पंचायत की बात की गई है। और यह 2 अक्टूबर 1959 में लागू है नागौर में। और आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत हमारे दिल्ली राज्य में लागू नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायत कौन से राज्य में लागू, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है। और आर्टिकल नंबर 41 किसमें बात की गई, कुछ दशाओं में सहायता, जैसे विधवा पेंशन,
वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन यह सब है। आर्टिकल नंबर 42 में मनोचित एवं प्रसूति महिला सहायता, आर्टिकल नंबर 43 में कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, और आर्टिकल नंबर 43A में उद्योग प्रबंधन की बात की गई। यह पहले 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और आर्टिकल नंबर 43B में सहकारिता की बात की गई। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। और आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। कहाँ पे लागू है? गोवा राज्य में लागू है। आर्टिकल नंबर 45 आपका 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। आर्टिकल नंबर 46 में SC/ST के लिए संरक्षण की बात की गई। आर्टिकल नंबर 47 में पोषाहार स्तर एवं स्वास्थ्य सुधार के लिए भी बात की गई। और आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई। और आर्टिकल नंबर 40A में आप लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्य जीव संरक्षण की बात की गई। यह कब जोड़ा गया? यह आपके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारक के संरक्षण के बारे में बताया गया। और आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथककरण, और आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई। और यह DPSP के ये 36 से 51 तक आर्टिकल के भाग थे। तो इसके बाद हम आप लोगों को भाग 4 का कभी बता देते हैं, यह इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाग 4 आपके मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 है आपके मौलिक कर्तव्य हो। और आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल तो यह आर्टिकल आपका 51 का A या 51 का क है। आर्टिकल यह क्या है? 51 का क या A भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल है, आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। तो मूल संविधान में यह मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमारे मूल संविधान में यह मौलिक कर्तव्य नहीं था जब मूल संविधान था। और उसके बाद आप लोगों को, तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल नंबर 51 कम में है। और मूल संविधान में क्या था? आपके यह मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी हमारे इस संविधान में? तो हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार भी है। तो मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं, या नैसर्गिक है, या पृथ्वी पे आप जैसे ही पैदा हो जाते हैं वो स्वतः आपको मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पृथ्वी पैदा हो जाएंगे तो यार नैसर्गिक आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पृथ्वी पर होंगे, लेकिन कहाँ पर होंगे? आप अपने एक भारत या इंडिया जो है या राज्य में होंगे, तभी यह आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप लोग जानते हैं 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय लोगों के लिए है, वह विदेशियों के लिए नहीं है। मौलिक अधिकार यह विदेशियों के लिए भी, लेकिन 5 आर्टिकल ओनली भारतीय के लिए है, वह विदेशियों को लागू नहीं होता। आप लोग को हम बताए थे 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसी आधार पर हमारे ये संविधान में मौलिक कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया कि यह हम लोगों का कर्तव्य है। जैसे वह स्वतः लागू हो जाता है, हम लोगों का कर्तव्य है कि इस देश को संजोए रखे, बचाए रखे। देश का निर्माण के लिए हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। सब कुछ राज्य सरकार क्या क्या करेगी, तो इसलिए हम लोगों के लिए भी कुछ मौलिक कुछ आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य 51 का। यह आपके 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51 का क। और यह कहाँ से लिया गया? यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोवियत संघ से लिया गया। यह कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से। पहले USSR कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या USSR भी लिख के आ जाएगा, रसिया। तो आप लोग यह संविधान कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। और यह मूल संविधान में इसमें कोई आर्टिकल नहीं था। मूल संविधान में इसमें कोई आर्टिकल नहीं था। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में इसमें कोई, मान लेते हैं मूल संविधान है, मूल में कोई इसमें आर्टिकल नहीं था, यहाँ 0 था। तो उसमें क्या हुआ? इसमें कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1974 में इसे जब जोड़ा गया तो यहाँ 10 आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 मूल मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद एक और जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया? टोटल मिला के आपका 11 हो जाएगा। यह 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन द्वारा इसे 11वां जोड़ा गया। तो यह आपके कुल मिलाकर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यह आपके कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहले मूल संविधान में कितने थे? तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में आप लोगों के लिए 0 थे। उसके बाद
तो हमारे मौलिक कर्तव्य कुल कितने मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? 11 हैं। कितनी संख्या पूछी जाती है? तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल संविधान में तो नहीं था, लेकिन यह पूछा जाएगा संविधान में मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो तब 0 थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए, यह पूछ लिया जाए तो 10 आपका 10 आंसर होगा। और अगर पूछ लिया जाए, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप तब 11 आंसर मार के आइएगा। तो ये जो आप लोगों का 11वां संविधान संशोधन है, 11वां जो आपका ये एक नंबर और जुड़ा 11वां जब मौलिक कर्तव्य बना, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। और जो 11 की बात हुई है, जो 11 में क्या कहा गया है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 में यह बोला गया, जैसे किसी के माता या पिता या संरक्षण या माता पिता या संरक्षण में कोई अगर बच्चा 6 से लेके 14 वर्ष तक रहता है, 6 से लेके 14 वर्ष तक कोई अगर बच्चा है, तो उसको क्या करना है? उसको शिक्षा देने का काम आपका भी कर्तव्य है। एक तो मौलिक में अधिकार में भी आपको 21 का ए में जोड़ा गया, यह एक मौलिक अधिकार भी है 86 संविधान संशोधन 2002 में। इसी आधार पर एक 11वां इसमें मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया कि अगर माता पिता या संरक्षण, जिस संरक्षण में वो बच्चा है, जिस माता पिता या किसके भी अधीन वो बच्चा रह रहा है, उनका भी कर्तव्य है उस बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करेगी। यह आपका अरे सरकार का भी नहीं है फोकस की सरकार ही सब कुछ काम करेगी, इसमें हम लोग का भी कर्तव्य है। तो यह आपका मौलिक कर्तव्य है। और एक समिति द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसे जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, तो आपसे यही इतना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मौलिक भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल आपका ड्यूटी है। यह आर्टिकल नंबर 51 का कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। और इसमें कितने कुल आर्टिकल हैं? 11 आर्टिकल है। 11वां आर्टिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे माता पिता या संरक्षण में जो बच्चा है उसको शिक्षा दिलाने का काम करेगी। और यह 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और यह किस समिति पे जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की संरक्षण पर इसे जोड़ा गया, आपका मौलिक कर्तव्य है। तो यह आपका मौलिक कर्तव्य है। अब हम आप लोगों को इस भाग 4 और भाग 4 का पे कुछ आप लोगों को हम पिछले ईयर का क्वेश्चन करा देते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखेंगे तो यह सब एक बार फिर रिपीट हो जाएगा। इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन आप आसानी से बना भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में आप लोगों को हम समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर। तो हमारे यहाँ अनुसूचित जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ जातियां बहुत पिछड़ी वर्ग थी, तो वो कौन सी थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसे SC ST भी बोला जाता है। तो इन लोगों को भी संरक्षण के लिए सरकार के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर, आप लोगों को लिए ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 47 में इसे जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 47 नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताए हैं आर्टिकल नंबर। यहाँ पे कहाँ पे आप लोगों का SC ST, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 46 है। आर्टिकल नंबर 46 अब में इसे जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 47 में 46 है, तो 46 में इसे जोड़ा गया है SC ST के लिए संरक्षण। तो यह कौन से मतलब पूछा जा रहा है? मौलिक कर्तव्य में है, राज्य निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, 5वीं अनुसूची में। तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका C ऑप्शन होगा, मतलब DPSP में है। DPSP में है, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह किस ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन C, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह बात बोली गई। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनुचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में शामिल किया गया। तो जो आप लोग को हम बताएं, मनुचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता, यह आपके आर्टिकल नंबर, जब अभी हम आप लोग को बताएं, आर्टिकल नंबर 42 में बताया गया है। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक, ऑप्शन B नंबर सही होगा।
चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थान एवं वस्तुओं को संरक्षण के लिए, जब राष्ट्रीय महत्व की बात आ जाए आप लोगों को आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 49 होगा। राष्ट्रीय महत्व आर्टिकल नंबर 49, और 49 में देखिए इसमें कहीं से आप लोगों को दिख रहा है तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। आपका नंबर 49 आपका यह ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 49। और आप लोगों को 48 में हम आप लोग को बताए हैं कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन या कृषि एवं पशुपालन, यह आपका 48 में है पशुपालन। और आर्टिकल नंबर 40 में है आपका पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, यह आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और आर्टिकल नंबर 43 में आप लोगों को इसमें क्या क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी, इसमें क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है, निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। तो यह आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 49। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को, इसमें देखिए पूछा जा रहा है इसमें कौन सा प्रावधान निहित है? किसी भी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इसमें आप किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, आप किसी भी राज्य में इसे किसी भी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य का विवेक है कि वह लागू करे या न करे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता आप लोग को हम बताए थे। आपका आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 में क्या बोला गया है? समान नागरिक संहिता। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? आपका नंबर ये सी दिख रहा है, तो सी सही होगा। और आप लोगों को आर्टिकल नंबर 47 आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है? 47 में आप लोगों को इसमें पोषाहार स्तर बोला गया है। पोषाहार आपका पोषाहार स्तर एवं मतलब पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सुधार के लिए इसमें 47 में। और 46 में आपको SC ST में संरक्षण बोला गया, SC और ST में संरक्षण बोला गया है। और आर्टिकल नंबर 43 में आप लोगों को इसमें कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के लिए बोला गया है। मतलब यही लिखा गया है कि यह है। तो यह ऐसे भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 44 इसमें आपका सही होगा। और आपका 42 में 42 में क्या कहा गया? 42 में आप लोगों को मनोचित एवं प्रसूति महिला सहायता कहा गया है। और 43 में कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी कहा गया है। और 45 में आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए या निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। इसमें मनोचित एवं प्रसूति महिला सहायता कहा गया है। और आपका 43 में क्या कहा गया है? कामगारों के निर्वाह योग्य मजदूरी। तो आप लोग हर एक ऐसे भी ऑप्शन से भी याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद ... जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है में निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए, ग्राम पंचायत आप लोग यहाँ हेडिंग प्ले कर देख लीजिए, संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और इन्हीं ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य के योग्य बनाएगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 40, आपका ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर डी 37। तो आपका ग्राम पंचायत की बात आ जाए तो आप लोगों का आपका 40 सही हो जाना चाहिए। इसमें किसकी बात की गई? ग्राम पंचायत की। इसमें आर्टिकल नंबर 40 में आप लोगों को ग्राम पंचायत की बात की गई है। एक स्वायत्त शासन इकाई के लिए आपको ग्राम पंचायत यह होना चाहिए। और आप लोग 31 में आप लोगों के तो 31 आप लोगों का इसमें तो नहीं है, 37 आप लोग ध्यान दीजिएगा। 37 में आप न्यायालय नहीं जा सकते, 37 न्यायालय नहीं जा सकते हैं आप। और आर्टिकल नंबर 48 किसकी बात की गई? आर्टिकल नंबर 48 आपका कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। और आर्टिकल नंबर 31 आप लोग को एक बार हम रिपीट करा देते हैं, आपके मूल अधिकार में बताए हैं। तो आर्टिकल नंबर 31 आपके संपत्ति का अधिकार हुआ करता था।
एक जमाना था आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 44 संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या किया गया, इसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है और 300 कम में इसे रख दिया गया। कहाँ पे? 300 कम में, 300 कम में इसे रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यह भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में एक को निहित करता है? यह निर्धारित करता है कि राज्य के ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उठाएगा इन्हीं ऐसी शक्तियां, अधिकार प्रदान करेगा जो स्वशासन इकाई, मतलब ग्राम पंचायत शासन की एक छोटी बहुत इकाई होती है राज्य के विकास के लिए, तो उसमें यही कहा गया है। इसका आर्टिकल नंबर कौन सा सही होगा? आर्टिकल नंबर 40 इसका सही होगा। और आर्टिकल नंबर 32 आप लोग को हम बताए थे, मूल अधिकार से आ गया है। मूल अधिकार में यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन, आप लोग जानते ही हैं, कृषि एवं पशुपालन। और आर्टिकल नंबर 37 आपका, आप इसे न्यायालय में आप या न्यायालय लागू नहीं करेगा या आप न्यायालय इसे नहीं जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो कौन सा भाग है आपका? भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। और भाग 3 में आपके कौन सी बात की गई है? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है? अब देखिए, भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनोखी विशेषता कौन से भाग को कहा गया है? तो इसमें आपका शासन कौन सा सही होगा? इनमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा गया है? यह संविधान की एक अनोखी विशेषता है। और आप लोग जानते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा गया? आर्टिकल नंबर 32 को। और किसने कहा है? BR अम्बेडकर साहब जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किसे कहा गया है? चौथा अध्याय मतलब 4 भाग 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? इसमें मतलब कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लागू नहीं होता है? ग्राम पंचायतों का संवर्धन, ग्राम पंचायत भाई लागू है। भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी, समान नागरिक संहिता, मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी बी सही होगा, ग्राम पंचायतों भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी, और इसमें सब हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी, तो आपका अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर आपका 51 में इसके कहा गया है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें ए सही होगा। किस मतलब पूछा गया कौन से भाग में, कौन से आपका भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और भारत के संविधान के डाट के समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता मतलब यह आर्टिकल नंबर कौन सा होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 44। यह कौन से भाग में है? भाग 4 में। और कौन भाग 4 आपका क्या है? DPSP है, भाग 4 में है। और यह क्या है? एक DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, समान नागरिक सिविल संहिता आर्टिकल नंबर 44 और 42 आप लोगों का क्या है, और 41 क्या है, 43 क्या है, तो आप लोग को बता भी देते हैं 42 क्या है। 42 में आप लोगों का क्या बोला गया है? मनोचित एवं प्रसूति महिला सहायता बोला गया। और 41 में आप लोगों को क्या गया है? कुछ दशाओं में संरक्षण, कुछ दशाओं में क्या है? संरक्षण है, जैसे विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन। और 43 में क्या कहा गया है? कर्मगारों के निर्वाह योग्य मजदूरी, कर्मगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी कहा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, समान सिविल संहिता मतलब 44। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका की न्यायपालिका का अलग किया जाता है? कार्यपालिका न्यायपालिका भी आप लोग को हम बताएं, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 आपका कौन सा किसको बारे में बताता है? कार्यपालिका
आर्टिकल नंबर 51 नहीं, आर्टिकल नंबर 50 होगा, 50। आर्टिकल नंबर 50 आपको किस बारे में बताता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के बारे में बताता है। और ये कौन से मतलब इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसमें आता है? ये आपके भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा इस ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, राज्य की नीतियों निर्देशक सिद्धांतों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? इसमें कौन सा सच नहीं है, मतलब कौन से उस शब्द को नहीं लिखा गया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय को कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये उल्लंघन के लिए अदालतों या कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं, मतलब इसमें न्यायालय नहीं जा सकते हैं और ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आपका कौन सा? ये समुदाय कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सामाजिक और समाजवादी। इसमें आपका नीतियां बनाने और कानूनी अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखते हुए आदर्शों को दर्शाता है। इसमें आपका उल्लंघन करने के लिए अदालतों एवं कानूनी तौर पर, सही बात, अदालतों में कानूनी तौर पर परिवर्तनीय कौन सा सच नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, नीतियां बनाने और कानूनी अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखते हुए आदर्शों को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए मतलब क्या क्या है? भाग 4 का या ए भी कहा जाता है। यह आपके कौन सा इसमें बोला गया है? कौन सा मतलब मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, मौलिक अधिकार। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, भाग 4 का क में आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। और आप लोग जानते हैं यह यूएसएसआर भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। सोवियत संघ भी आप लोगों को ऑप्शन दी कि सोवियत संघ के संविधान से जोड़ा गया। और यह मूल संविधान में क्या कितने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसमें जोड़ा गया तो तब 10 थे। और 11वां आपका कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो यहाँ सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो आप लोग जानते हैं केवल एक आर्टिकल, आप इसमें मौलिक कर्तव्य में 2 आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 86वां संविधान संशोधन, ये आपके 2002 में। इसमें से आपको ये दोनों याद होना चाहिए। तो 86वां मौलिक कर्तव्य में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन से शामिल किया था? कौन सा मौलिक कर्तव्यों को? तो मौलिक कर्तव्यों को आप लोग इसमें 86 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था के द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, और इसमें जो 86 संविधान संशोधन था, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां इसमें जोड़ा गया, 11वां इसमें मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया 2002 में। और इसके पहले कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसलिए इसका 86 वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 8वां, 11वां, 99वां, 10वां। आप लोग जानते हैं 11 मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां है यह आप लोग को हम बताए हैं अभी 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। और बी में कहा गया देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने का राष्ट्र की सेवा करे। ऑप्शन सी में यदि माता पिता या संरक्षक है 6 से 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथा स्थिति में चालक या प्रत्याकल्प के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, उसका हिंसा से दूर रहें। तो इसका जो 86 संविधान संशोधन है
अगर यहाँ आता है तो आपको याद होना चाहिए यह आपके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और कौन सा है, यह ऑप्शन सी है। यदि माता पिता संरक्षक 6 वर्ष से आयु से अधिक वाले बच्चों को शिक्षा देने का काम यह माता पिता का कर्तव्य होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। इसकी जो समिति है, कौन सी समिति ने की थी मौलिक कर्तव्य को, स्वर्ण सिंह समिति। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। स्वर्ण सिंह समिति है, भाग क्या है मौलिक कर्तव्य, भाग आपका 4 का क है, और यह कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 51 का क आपका आर्टिकल है, और यह कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं इस समय प्रेजेंट में। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 अ के अंतर्गत आता है। अब 51 ए के अंतर्गत कौन सा आता है, मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो आपका 51 के अ में आपका मौलिक कर्तव्य, 51 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य आता है। मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 32 से आप लोगों का, आर्टिकल नंबर 32 नहीं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक आता है। और आपका संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार यह तो आपका 29 और 30 नंबर आर्टिकल में किसकी बात की गई है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आप लोगों को आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आर्टिकल नंबर 51 का है आपका यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है यह पूछा जा रहा है, भाग 4 का आपका 51 का ये आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भाग 4 का आपका 4 का ए है और यह 51वां आर्टिकल है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन सा आर्टिकल है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 51 का ए, और कौन सा भाग है, भाग आपका 4 का क या 4 का ए भी होता है ऑप्शन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक या मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। 11वें मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया, 11वें मूल कर्तव्य को आपको 2002 में शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और किसकी सिफारिश से तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में भाग 4 के में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, में शामिल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल सी, इसका ऑप्शन सही होगा 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना यह हमारे संविधान में शामिल है। यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ये इस वाले ऑप्शन को आप लोग खुद ऑप्शन में आंसर दीजिएगा, इसमें पहला है कि तीसरा है कि दूसरा है कि चौथा है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप लोग किताब में आप लोग देख के एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद करिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की है, समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका, मूल अधिकार। तो यह आपका बी है मौलिक कर्तव्य, जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारत के संविधान में से किसे शामिल किया गया, करने की सिफारिश की गई है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य 2002वां संविधान 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन बी में देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने के राष्ट्र की सेवा करें। ऑप्शन सी में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ऑप्शन डी में यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो शिक्षा की बात की जाए 86 संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा, 11वां मौलिक कर्तव्य इसके तहत इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐश्वर्य सिंह समिति का गठन है कौन से प्रधानमंत्री ने किया था? ऑप्शन ए में मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में इंदिरा गांधी। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन के तहत एक खंड के को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि जो माता पिता या संरक्षक उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगा, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगा। तो यह कौन सा आपका आर्टिकल में जोड़ा गया है? आपके अनुच्छेद आर्टिकल 51 के में जोड़ा गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। भाग 4 में से जोड़ा गया है, 4 के अभी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है, संविधान में अनुच्छेद 51 का डी के अनुसार ... प्रत्येक वयस्क चुनाव के मतदाता के रूप में राष्ट्रीयकृत होने का हकदार है। देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाएंगे राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी के रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समस्त समता से विधियों के सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान के राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में से कौन सा नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नागरिकों को मूल कर्तव्य नहीं है? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का सजोना और उनका पालन करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे परिरक्षण करे और देश की रक्षा करे और आह्वान किया जाना राष्ट्र की सेवा करे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें कौन सा मौलिक मूल कर्तव्य नहीं? ऑप्शन नहीं है। पुरुष और स्त्री समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है? तो आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन बी सही होगा। 51 का में इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सद्भाव भाईचारे भावना को बढ़ावा देना, संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना और मानवों को अवैध क्रय विक्रय को बलात्श्रम का निषेध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? इसमें ऑप्शन डी नहीं, एक मौलिक कर्तव्य मानवों को अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम पर रोक। यह तो आर्टिकल नंबर आपके 23 में है, मानवों को जो क्रय विक्रय पर रोक और बलात्श्रम पर निषेध है। अगला ऑप्शन आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अनुसार कौन सा कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन डी ही इसका सही होगा, मानवों को अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम पर निषेध। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? भविष्य के लिए पैसे बचाना एक मौलिक कर्तव्य है, जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है, माता पिता की आज्ञा मानना एक मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो आज आपका क्लास यहीं तक था, इतना क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं। तो आप लोगों को हम भाग 4 और भाग 4 का ए, तो यह आपका क्या था? डीपीएसपी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, और 4 के ए में क्या था? यह फंडामेंटल राइट था, मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी। तो यह आप लोगों को हम कुछ इन सब के बारे में, और आप कुछ क्वेश्चन आप लोग को जो एग्जाम में आए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब यह सब याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, और जब क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सबको आप लोगों को बढ़िया से एकदम गहन अध्ययन करके, और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप लोग
पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग और अच्छे से अपना जो आपकी रीडिंग है वो अच्छे से पूर्ण हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन बनाने और योग्य हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया जाता है, क्वेश्चन को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। अगर हमारे आप लोग इस चैनल पे कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोग नए लोग हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे आप लोगों को खत्म करते हैं। फिर से एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।